नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार सरकार के मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अब बीजेपी को खुलेआम चैलेंज कर दिया है। गुरुवार को पटना में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने न सिर्फ बीजेपी बल्कि सीधा साधा निशाना है अमित शाह को, जहां अमित शाह को निशाना साधते हुए उन्होंने हमला बोल दिया है। और मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी से गठबंधन के समय मेरी क्या डील हुई थी इसका खुलासा नहीं करूंगा। अमित शाह को पता है डील का खुलासा किया तो देश के लिए ठीक नहीं होगा। आपको साथ ही बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि बोचहा सीट पर होने वाले उपचुनाव को बीजेपी से बेबी कुमारी को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर सहनी ने कहा है कि हमारे बीच 11 सीटों को लेकर क्या डील हुई थी इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। यहां तक कि कमरे के बाहर की दीवारों के पास भी किसी को खड़े होने की अनुमति नहीं थी। अगर खुलासा किया तो देश के लिए ठीक नहीं होगा। मुकेश सहनी तीनों विधायकों के पार्टी से जाने के बाद गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान बीजेपी को लेकर उन्होंने कई बातें कही हैं। सहनी का यह कहना है कि निषाद समाज को एससी या फिर एसटी कैटेगरी में आरक्षण की मांग मैंने की, इसीलिए बीजेपी नाराज हुई। अपने समाज के हक के लिए लड़ता रहूंगा। सन ऑफ मुल्ला हूं। बीजेपी को पता चल जाएगा कि मेरे पीछे बड़ा जन समर्थन है। जब तक सांस चलेगी मैं अति पिछड़ों के लिए लड़ता रहूंगा। किसी से डरने वाला नहीं हूं। जातीय जनगणना की मांग के लिए भी उसके लिए भी बीजेपी हमसे नाराज हुई। और वीआईपी सुप्रीमो ने आगे कहा है कि अगर वो बीजेपी की शर्तों को मान लेते और झुक जाते तो उनकी पार्टी में टूट नहीं होती। सहयोगियों को धोखा देना बीजेपी की आदत है। बिहार का बोचहा में उपचुनाव है और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ये मेरी सीट एनडीए में थी, लेकिन बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार उतार दिया है और यूपी में बीजेपी के खिलाफ लड़े। जहां जरूरत होगी वहां भी लड़ेंगे। तो वहीं विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। इसी दौरान पार्टी से तीनों विधायकों के जाने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही सहनी ने कहा कि तीनों विधायक जहां रहें वहां ठीक रहें। बीजेपी के 74 विधायक बनाने में हमारा योगदान है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। अब 77 विधायक हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को भी बधाई। सबसे अहम सवाल पर कि क्या सहनी मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, इस पर उन्होंने सीधे कहा है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। सीएम नीतीश कुमार को तय करना होगा कि उनकी सरकार में मंत्री कौन रहेगा, चाहे तो मुझे हटा दें। उन्होंने ये भी कहा कि संजय जायसवाल को वीआईपी बीजेपी के गठबंधन की कोई जानकारी नहीं थी। बीजेपी के आलाकमान से बातचीत कर मैंने गठबंधन किया। 18 साल की उम्र में मुंबई गया और भोजपुरी और अन्य फिल्मों के लिए काम भी किया। सब कुछ था, फिर भी जनता के लिए और बिहार के लिए राजनीति में आया। मुकेश सहनी ने आगे कहा है कि निषाद समाज को एससी या एसटी कैटेगरी में आरक्षण की मांग मैंने की थी, इसीलिए बीजेपी मुझसे नाराज हुई। जातीय जनगणना की मांग की, उसके लिए भी बीजेपी हमसे नाराज है। और निषाद का बेटा हूं, अपने समाज के हक के लिए लड़ता रहूंगा। सन ऑफ मल्लाह हूं और बीजेपी को पता चल जाएगा कि मेरे पीछे बड़ा जन समर्थन है। जब तक सांस चलेगी मैं अति पिछड़ा वर्ग के लिए लड़ता रहूंगा। किसी से डरने वाला नहीं हूं। अब बिहार में विधान परिषद के स्थानीय चुनाव में पार्टी के निर्णय के खिलाफ जाकर बतौर बागी मैदान में उतरे दो नेताओं को भाजपा ने बुधवार को 6 सालों के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कार्रवाई की जद में आए नेताओं में पूर्व एमएलसी सच्चिदानंद राय और बीजेपी सांसद छेदी पासवान के पुत्र रविशंकर पासवान का नाम है। हालांकि भाजपा ने मधुबनी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे सुमन महासेठ पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। सच्चिदानंद भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ सारण से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं रविशंकर पासवान रोहतास से भाजपा प्रत्याशी संतोष सिंह के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं रविशंकर अभी तक भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य थे। बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के आदेश पर प्रदेश मुख्यालय प्रभारी सुरेश रुंगटा ने कार्रवाई को लेकर पत्र मीडिया में जारी कर दिया है। आपको बता दें कि पूर्व विधान परिषद पर कार्रवाई के संबंध में जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि सच्चिदानंद राय स्थानीय निकाय के तहत होने वाले चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। सच्चिदानंद राय का ये कार्य दल विरोधी है और ऐसे में दल विरोधी कार्य के लिए बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के आदेश अनुसार 6 साल के लिए उन्हें पूर्व एमएलसी सच्चिदानंद राय को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रविशंकर पासवान पर भी एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने के साथ साथ दल विरोधी कार्य करने का भी आरोप है।
रविशंकर पासवान रोहतास से भाजपा प्रत्याशी संतोष सिंह के खिलाफ ताल ठोक दी है। इसी को लेकर रविशंकर को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और इसी बीच वीआईपी के 3 विधायकों राजू सिंह, स्वर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसी के साथ ही बिहार में बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। तो वहीं बहुमत के आंकड़ों में भी अब बदलाव देखा जा सकता है। बता दें कि वीआईपी के 3 विधायकों ने अपना पाला बदलकर बीजेपी का थाम लिया है साथ, और इसी के साथ ही अब राजद की जगह बीजेपी बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बिहार में राजद के 75 विधायक हैं, तो वहीं बीजेपी के विधायकों की संख्या अब 74 थी, लेकिन 3 वीआईपी विधायकों के बीजेपी में आने से पार्टी के विधायकों की संख्या 77 हो गई है। ऐसे में अब बीजेपी राज्य में पहले नंबर पर पार्टी बन गई है। तो वहीं राजद संख्या बल के मामले में दूसरे नंबर पर चली गई है। तो वहीं तीसरे नंबर पर है जदयू, जिसके पास कुल 45 विधायक हैं। यही नहीं बल्कि इसके अलावा एक और समीकरण में बदलाव हुआ है। दरअसल 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा जरूरी है, लेकिन वर्तमान में बोचहा सीट जो वीआईपी विधायक के निधन से खाली हो गई है, अगर उसे निकाल दिया जाए तो 242 विधायक होते हैं। तो वहीं राज्य में बीजेपी के पास अब कुल 77 विधायक हैं और जदयू के पास 45 विधायक हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों को मिलकर 122 विधायक हैं और ऐसे में बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार हो जाता है। हालांकि एनडीए सरकार को हम पार्टी और एक निर्दलीय विधायक का भी समर्थन प्राप्त है। इसके कारण कुल 127 विधायक हैं। अगर हम पार्टी और निर्दलीय समर्थन वापस लेते हैं तो भी बीजेपी और जदयू के पास बहुमत होगा। और खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां मुजफ्फरपुर की बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इस एक सीट की लड़ाई में अब कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है। इससे पहले बोचहा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में आरजेडी ने अमर पासवान, वीआईपी ने गीता देवी और बीजेपी ने बेबी कुमारी को प्रत्याशी बनाया है। और अब कांग्रेस ने आरजेडी से मुंह मोड़कर अपनी पार्टी से भी कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक ने जारी की गई है और अब जानकारी दी कि आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार तरुण चौधरी आज बोचहा विधानसभा सीट से नामांकन करवा सकते हैं। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हो सकते हैं और दिल्ली में लगातार बैठक के बाद पार्टी के आला कमान ने तरुण चौधरी के नाम पर मोहर लगा दी है। तरुण चौधरी पहले पप्पू यादव की पार्टी के सदस्य थे, उन्हें हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन किया था। गौरतलब है कि आरजेडी और कांग्रेस में भी तनातनी जारी है। कुछ दिनों पहले तारापुर और कुशवेश्वर स्थान पर भी हुए उपचुनाव के बाद बवाल जारी है और अब एक बार फिर से स्थानीय कोटे से हो रहे विधान परिषद चुनाव में भी कांग्रेस ने गठबंधन से अलग होकर प्रत्याशी उतार दिया है। आरजेडी ने इसीलिए कांग्रेस को मौका नहीं दिया था, क्योंकि 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने काफी कम सीटों पर जीत दर्ज की थी। इससे आरजेडी को काफी नुकसान भी हुआ था। साथ ही बिहार में एक सीट पर विधायक के लिए उपचुनाव होना है, तो वहीं दूसरी ओर एमएलसी का चुनाव भी होना है। इसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में इन दोनों बवाल मचा हुआ है इन दिनों। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह का बेगूसराय में बुधवार को पुतला फूंका है। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह ने बेगूसराय के रजौरा में 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर बेवजह हिंदू मुस्लिम मामला बनाकर इस मामले को तूल दिया है। जेडीयू के पूर्व विधान पार्षद ने बुधवार को डीएम ऑफिस के पास पुतला दहन कर गिरिराज सिंह का जमकर विरोध किया। जदयू नेताओं का कहना था कि अगर गिरिराज सिंह इसी तरह से नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठाते रहेंगे तो उनका न सिर्फ विरोध होगा बल्कि उनके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन भी होगा। मौके पर जेडीयू के पूर्व विधान पार्षद भूमिपाल राय, पूर्व विधान पार्षद रामबदन राय भी मौजूद थे। बता दें कि पुतला दहन के दौरान जेडीयू का ये कहना था कि बार बार नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हैं और हिंदू मुस्लिम कहकर बांटने का काम करते हैं। इसी को लेकर हमारी पार्टी उनके खिलाफ आंदोलन कर रही है। पूर्व विधान पार्षद रामबदन राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मांग की कि जब तक गिरिराज सिंह को मंत्रिमंडल से नहीं निकाला जाएगा तब तक बेगूसराय के जेडीयू कार्यकर्ताओं का चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। तो वहीं बिहार की राजनीति में बुधवार को एक नहीं बल्कि कई बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं।
एक तरफ मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा तो दूसरी तरफ जितन राम मांझी के पार्टी के सुर बदले नजर आए। इससे भी बड़ी बदलाव ये हुआ और बात देखने को मिली जहां पर चिराग पासवान लंबे अरसे के बाद भाजपा के साथ खुलकर खड़े होते दिखे हैं। अब तक वो क्या करते थे कि ये अगले चुनावों के वक्त ही गठबंधन के बारे में सोचेंगे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद 2 उपचुनाव भी उन्होंने अकेले दम पर लड़े। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। बिहार के बोचा विधानसभा उपचुनाव में चिराग पासवान ने भाजपा उम्मीदवार बेबी कुमारी को समर्थन देने का निर्णय लिया है। इसीलिए चिराग की पार्टी लोजपा ने बोचोहा में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। हालांकि भाजपा के पक्ष में चिराग प्रसार करने जाएंगे या नहीं, इस पर अभी संशय बरकरार है। लोजपा के प्रवक्ता चंदन सिंह ने बताया है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और प्रदेश संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने बोचोहा विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने का प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को भेजा था, लेकिन उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार को समर्थन देने का निर्णय लिया है। बता दें कि भाजपा के सांसद अजय निषाद ने मंगलवार को नई दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात कर बोचोहा उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने का आग्रह भी किया था। तब दोनों की मुलाकात में यह तय हो गया था कि चिराग पासवान भाजपा को बोचोहा से सहयोग देंगे। और विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी अपनी पार्टी में अब अकेले हो गए हैं। सभी 3 विधायकों ने एक साथ इस तरह से साथ छोड़ दिया कि सहनी की नैया डोल गई है और अब इसको लेकर विपक्ष को भी बोलने का मौका मिल गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने इसको लेकर एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। आरजेडी के प्रवक्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता मृत्युंजय तिवारी ने सीधे सीधे कहा है कि बीजेपी ने जो किया ये तो होना ही था। तो वहीं दूसरी ओर जितन राम मांझी को लेकर भी भविष्यवाणी कर दी है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले ही आगाह कर दिया था, उनका कूपन रिचार्ज नहीं होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। और अब तो सीधे सीधे मुकेश सहनी के सीने में बीजेपी ने खंजर घोंपा है। तीनों विधायक पाला बदलकर बीजेपी के साथ चले गए हैं। अब जितन राम मांझी का भी वही हाल होना है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा रहा है कि मतलब निकल जाए तो पहचानते नहीं। निषाद समाज, मल्ला समाज को अपमानित किया गया। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि अब मुकेश सहनी को एहसास हो रहा होगा कि उन्होंने गलती की थी। मल्हा और निषाद समाज की लड़ाई लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने लोकसभा में 3 सीट देकर सम्मान दिया। मुकेश सहनी गलती कर गए और झांसे में फंस गए और अब अगला बार जो देखने को मिलेगा वो असली चेहरा बीजेपी का यही है। मुकेश सहनी को भी ये समझ आ गया होगा। अब वो छटपटा रहे हैं, लेकिन अब कोई उपाय नहीं है। जैसा किया है वैसा पा रहे हैं। बता दें कि मुकेश सहनी के तीनों विधायक राजू सिंह, मिश्री लाल और स्वर्णा सिंह बुधवार को शाम को ही बीजेपी में शामिल हो गए। अब इस बारे में आपको बता दें कि 3 विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद इस तरफ जहां सहनी को झटका लगा है, तो वहीं सबसे बड़ी बात यह कि अब बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। 3 नए विधायकों के आने के बाद बीजेपी के पास अब 74 से 77 सीटें आ गई हैं। और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की तबीयत काफी खराब बनी हुई है। उनका क्रिएटिनिन लेवल 5.1 पर पहुंच गया है। उनके स्वास्थ्य को लेकर अब उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव जहां चिंतित नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव विधानसभा में रील्स बना रहे हैं। इसे तेज प्रताप यादव ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया। दरअसल यादव रील में विधानसभा की सीढ़ियों से उतर रहे हैं। उनके पीछे पीछे राजद के 3 विधायक चल रहे हैं। विधान परिषद की सीढ़ी पर तेज प्रताप यादव के पीछे गांधी की मूर्ति भी दिख रही है। गांधी की मूर्ति के पास जाकर वो थम जाते हैं। जिस गाने पर तेज प्रताप यादव ने रील बनाई है वो गाना है देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। आपको बता दें कि नए रील में तेज प्रताप यादव कुर्ता पैजामा और चप्पल पहने नजर आ रहे हैं। ललाट पर हमेशा की तरह तिलक है और यह अचानक से बनाया हुआ विजुअल नहीं है। दरअसल इसका जो रील है वो रील बनाया गया है और आपको बता दें कि इसे देखकर साफ लग रहा है कि इसे शूट किया गया है और चलने की स्टाइल भी रील बनाने के अंदाज वाली है। तेज प्रताप पहले भी कई रील्स बना चुके हैं, लेकिन इस बार रील बनाने के लिए उन्होंने विधानसभा को चुना है। जनप्रतिनिधि यहाँ जनता के सवाल उठाते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव यहाँ रील्स बनाते नजर आए।
और रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है। यूक्रेन में हालात बद से बदतर हो गए हैं। यूक्रेन से जो तस्वीरें सामने आई वो दिल दहला देने वाली हैं। लेकिन रूस यूक्रेन पर हमला करने से बाज नहीं आ रहा, जबकि अमेरिका समेत कई देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके बावजूद रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और आखिर रूस के पास ऐसा क्या है जो नाटो और अमेरिका रूस को खुली चुनौती देने से डर रहे हैं? रूस के पास हैं कुछ खतरनाक हथियार जिससे ये देश डर रहे हैं। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि वो हथियार आखिर कौन से हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन की मदद कर रहे पश्चिमी देश रूस के खिलाफ सेना उतारने से कतरा रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाने के ऐलान किए, लेकिन उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में अमेरिका अपनी सेना नहीं उतारेगा। 30 देशों वाला समूह नाटो भी रूस को सीधे तौर पर हमले की धमकी नहीं दे रहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी देश ने दखल देने की कोशिश की और उनके देश के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश की तो रूस की इस पर तुरंत प्रतिक्रिया होगी और ऐसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं जो इतिहास में पहले कभी अनुभव नहीं किया गया होगा। रूस के पास ऐसे विनाशक हथियार है जिनसे नाटो और अमेरिका भी खौफ खाते हैं। तो आइए जानते हैं रूस के 5 खतरनाक हथियारों के बारे में। यूक्रेन में तबाही मचाने वाले रूस के खिलाफ अमेरिका और नाटो उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे और इसकी सबसे बड़ी वजह रूस के खतरनाक हथियार है। और इन हथियारों में से रूस अपने किसी भी दुश्मन को तबाह कर सकता है और इन हथियारों की तैनाती करने से ही दुश्मन खौफ खाने लगते हैं। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है। और वहीं साल 1961 में सोवियत संघ, जो आज का रूस है, उसने महाविनाशक हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया था। और वहीं अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया था, उससे ये हाइड्रोजन बम 3333 गुना अधिक शक्तिशाली था। और रूस के खतरनाक हथियार में से एक जार बम है। जार बम दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है और इसके फटते ही लाखों लोगों की मौत हो सकती है। इसके अलावा लोग स्किन और सांस से संबंधित बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। और वहीं दूसरा हथियार रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें बेहद खतरनाक है। रूस के मिग 31 लड़ाकू विमान में से इस हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल को लगाया गया। और वहीं बात की जाए रूस के तीसरे हथियार के बारे में, तो रूस के पास 2S7 प्योन तोप है और ये कम दूरी का परमाणु हमला कर सकती है। और इस तोप के जरिए 203 mm के परमाणु बम से हमला किया जा सकता है। और वहीं बात की जाए चौथे की, तो रूस के पास बेलगोरोड परमाणु सबमरीन है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन भी कहा जाता है। और पोसाइडन टारपीडो से लैस ये सबमरीन रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकती है। और इनके अलावा रूस के पास T-14 अमाट टैंक है जो बेहद खतरनाक है और इसको रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है। और ये टैंक बिना क्रू मेंबर्स के अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा सकती है और ये 1 मिनट में 10 से 12 राउंड फायरिंग भी कर सकती है। रूस के पास इतने खतरनाक हथियार है जिसकी वजह से अमेरिका और नाटो रूस से सीधा सीधा टकराव नहीं चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।